बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपना लेसन नंबर 40 स्टार्ट करेंगे और ये ऑरल डिस्कशन का हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट आज के लिए इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। स्टूडेंट, इंटर कन्वर्जन की जब बात की जाती है तो इंटर से मुराद ये होता है इंटरनली या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और जब कन्वर्जन की बात की जाती है तो कन्वर्जन का स्टूडेंट यहाँ पर मीनिंग जो है वो ये है कि आपके पास एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए या शिफ्ट हो जाए तो फिर हम इसको नाम देते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का दो चीज़ों के दरमियान आपस में एनर्जी का तब्दील कर लेना या शिफ्ट हो जाना या ट्रांसफ़र हो जाना। एनर्जी की हमने फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, लेकिन एनर्जी की डेफिनेशन का मतलब ये था कि एबिलिटी टू डू अ वर्क, के कोई भी काम करने की सलाहियत। अब काम कोई भी हो, उसको करने की जो सलाहियत है उसे हम नाम देते थे एनर्जी का। इसके लिए हमने कुछ एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ की जब बात की जाए तो स्टूडेंट हमने ये बात कंक्लूड की थी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, neither been created nor been destroyed, however it can be converted into some other forms। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको अपने माइंड में फ़िक्स कर लें कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। सेकेंडली, अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन एग्जांपल्स हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करनी है उस एनर्जी से रेलेवेंट, कि जिसमें हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकें कि वाकई ही एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर शो की गई है जिसमें ये बताया जा रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल कि अगर ये आपका जो बाइसाइकिल चलाने वाले हैं, ये अगर हॉरिजॉन्टल बाइसाइकिल जो है वो चला रहे हों, इसको रन कर रहे हों, तो स्टूडेंट इस वक्त काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लेकिन जैसे ही इन्होंने एक हाइट पी की तरफ जाना शुरू किया, हाइट गेन करना शुरू की, तो यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक चेंज ऑफ पोजीशन आना शुरू हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अब ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लग जाती है पोटेंशियल में, और मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब कि फ़र्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। अब जैसे ही वो ऊपर से डाउनवर्ड मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। अब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आप देखेंगे आपको कई दफ़ा ऊपर से नीचे आने के लिए कई दफ़ा फोर्स जो है उसकी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली जो है वो फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी बाइसाइकिल को जो है वो नीचे की तरफ मूव करवाए। तो अब वहाँ पर जो हाइट थी वो फिर चेंज होगी और हाइट डिक्रीज़ होगी, और हाइट के डिक्रीज़ होने की वजह से हम यहाँ पर इसको नाम देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है अब वो कन्वर्ट होने लगी है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसी तरह अगर हम अपने एक नेचुरल जो है वो साइकिल को देखें, वाटर साइकिल भी इसे कहा जाता है। स्टूडेंट, वाटर साइकिल के अंदर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर सन की हीट की वजह से आपका वाटर इवेपोरेट कर जाता है। तो वाटर जो है उसकी इवेपोरेशन कब स्टार्ट होती? जब उसको हीट एनर्जी मिलती है, और हीट एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी के अंदर वाटर की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय द वाटर इन द ओशियन एंड दिस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर जो आपकी सन एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? थर्मल एनर्जी के अंदर ऑफ वाटर। अब थर्मल एनर्जी क्या करती है कि आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से लूज़ मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से या वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से यहाँ पर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास आती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास, और उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करती है, तो वाइब्रेशन की इंक्रीज़ करने से वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इनकी वीक मॉलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करती हैं, और फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इस तरह से ऊपर पोटेंशियल में, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से इवेपोरेट कर जाता है। हाइट में जाएगी, हाइट पे जाके क्लाउड्स हैं, पहले क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स के बाद यहाँ पर इनकी कंडेंसेशन होगी, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बनना शुरू होंगे, और फिर जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी रेन फॉल करना शुरू करती है तो पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज आप देखें कितनी है। सबसे पहले फ्रॉम सन एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, एंड देन पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड सेम प्रोसेस री अगेन। इसी तरह हम एक और प्रोसेस डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये पूछा जाए आपसे या ये कहा जाए कि मैंने एक ग्लास को ब्रेक करना है, क्या करना है, ग्लास को ब्रेक करना। फॉर एग्जांपल कि ग्लास को मैंने नीचे हिट किया सरफेस पर। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी की कन्वर्जन हुई है, क्या क्या एनर्जी चेंजेस आए हैं। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर, जैसे गाड़ी के चलने में क्या एनर्जी चेंजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का टरबाइन के ज़रिए बनना, ये क्या क्या हमारे पास चेंजेस हैं एनर्जी के। तो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट एनर्जीज़ के चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे ये एग्जांपल शेयर की कि अगर हम एक ग्लास को ब्रेक करें बाय फोर्स, जो है मैं उसको हिट करवाऊँ नीचे सरफेस के साथ, तो क्या क्या चेंजिंग आएंगी। सबसे पहले मैंने अपनी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट की कहाँ पर, अपने बाजुओं में से उस ग्लास में। अब वो ग्लास जो था हाइट पर था और मैंने एक हाइट से उसको नीचे हिट किया, तो हमारी जो एनर्जी थी मैकेनिकल वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, और पोटेंशियल के बाद जैसे ही उसने नीचे जाकर सरफेस को हिट किया तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन भी बढ़ती है। इसी दौरान वो ग्लास जो है वो ज़मीन पर हिट करने के बाद ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो फर्दर दो चीज़ों में कन्वर्ट होगी। पहले नंबर पे साउंड एनर्जी में, इसी वजह से हमारे पास ग्लास के टूटने की आवाज़ आती है। सेकेंडली, वहाँ पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से, लेकिन वो हीट इतनी ज़्यादा प्रॉपर मैक्सिमम क्वांटिटी में नहीं होती कि जिसको हम फील कर सकें, लेकिन वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक ये भी एग्जाम्पल थी। इसी तरह हमारे पास अगर देखा जाए तो डिफरेंट किस्म की एनर्जी चेंजेस के फ़्लो चार्ट्स भी होते हैं हमारे पास। हम उन फ़्लो चार्ट्स को भी आज जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट, जब हमने इसकी बात की थी अपनी इंटरकन्वर्जन की, तो यहाँ पर हमारे पास जब रेन फॉल करता है ये तो डायरेक्टली डाउनवर्ड आ गया, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि पहले पहाड़ों पर जो है वो बर्फ़ जमती है, फिर बर्फ़ जो है वो पिघल लेगी, और पिघलने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी पहाड़ों से नीचे आकर जो है वो झील या नदियों में या नहरों में या दरियाओं में जो है वो गिरता है। तो स्टूडेंट, ये क्या प्रोसेस है, इसमें ये कहता है कि दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और डैम, यानी किसी भी जगह पे जा सकता है, डैम पे भी, झील पे भी। एज द रेन वाटर फ्लो डाउन, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, वाइल द पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज़ यूज्ड टू वॉश अवे द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, एंड दिस इज़ नाउन एज अ सॉइल एरोजन। स्टूडेंट, यहाँ पर सॉइल एरोजन क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ों की ऊंचाई के ऊपर जो पत्थर पड़े होते हैं उनकी शेप ज़्यादातर गोल होती है, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे कि जहाँ पर पानी के नीचे आने की जगह बनी हो। तो उनके रास्ते में आने वाले पत्थर जो हैं वो पानी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से और इसी तरह थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, पानी आते आते रास्ते में मौजूद पत्थरों को साफ़ भी कर देते हैं और उसकी शेप को चेंज करना शुरू कर देते हैं बार बार। जैसे आप ये देखें कि पानी के अंदर इतनी ताकत है कि वो पत्थर में भी सुराख कर सकती है अगर एक ही जगह पर कॉन्टीन्यूसली पानी पड़ता रहे तो सेम यही प्रोसेस है कि वहाँ पर जो हमारे पास पत्थर साफ़ होते चले जा रहे थे या उनकी शेप चेंज होती चली जा रही थी, हम इसको नाम देते हैं सॉइल एरोजन का। ठीक है, कि पत्थर से मिट्टी का साफ़ हो जाना। तो ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर अब हम डिस्कस करें अपनी कुछ इंटरकन्वर्जेंस को, और इंटरकन्वर्जेंस के लिए हम कुछ आते हैं अपने फ़्लो चार्ट्स के ऊपर। लेकिन फ़्लो चार्ट से पहले स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि एनर्जी आपकी जितनी मर्ज़ी चेंज हो जाए, जितनी मर्ज़ी चेंज हो जाए, अगर वो आपकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल, हीट या किसी भी तरह से वो चेंज हो, जो टोटल आपकी एनर्जी थी वो रिमेन्स सेम रहती है। यानी कि जितनी कन्वर्जन्स हो रही हैं उन सब का सम जो है वो आपकी इनपुट के इक्वल आएगा। इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट्स के अंदर हमने ये देखना है कि कौन सी एनर्जी किस किस तरह से कब कब कहाँ कहाँ कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले नंबर पे हम रीड करते हैं अपने टॉपिक को। लिखा है जी, इन एन एनर्जी कन्वर्टर अ पार्ट ऑफ द एनर्जी टेकन यूज्ड अप बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। यानी कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमारे यूज़फुल, जो हमें चाहिए उसमें तो कन्वर्ट होती ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं कि जिसके अंदर हमारी ये जो एनर्जी है उसकी डिसिपेशन कम हो जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल लैंप है। पहले हमारे पास इस तरह के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब आते थे येलो कलर के, जो 100 वाट्स के थे। तो स्टूडेंट अगर देखें तो उनकी लाइट तो थी मैक्सिमम, लेकिन 100 वाट एनर्जी ज़्यादा भी कंज्यूम करते थे और ज़्यादा एनर्जी की वजह से हीट भी कंज्यूम करते थे, हीट को डिसिपेट भी करते थे। अब जैसे ही हीट डिसिपेट होना शुरू होती थी तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती थी 100 वाट में। यानी हमने तो बल्ब यूज़ किया था लाइट के लिए, लेकिन हमें वो लाइट के साथ साथ हीट भी दे रहा था जो हमें नहीं रिक्वायर्ड थी। जैसे यहाँ पर देखें, ये कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की गई लाइट बल्ब को, तो उसने हमें लाइट एनर्जी तो दी ही दी आउटपुट के अंदर, लेकिन हीट एनर्जी भी आउटपुट में दी है। तो हम लोगों को ये हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें तो सिर्फ लाइट चाहिए बल्ब से। तो इसके लिए अब हमने अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है, इसको बेहतर बनाया। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एनर्जी सेवर की फॉर्म के अंदर। एनर्जी सेवर से इलेक्ट्रिकल और एलईडी बल्ब्स के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया ताकि और ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन कम हो और हीट वेस्टेज भी कम हो। तो स्टूडेंट ये देखें कि एनर्जी सेवर का क्या था। एनर्जी सेवर में सिर्फ इनपुट है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी और आउटपुट में आती है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये हमारे लिए एफिशिएंट हो गया, बेहतर हो गया। इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड, एक स्मूथ सरफेस रोड के ऊपर जो गाड़ी चल रही है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनपुट के अंदर कार का जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास केमिकल एनर्जी स्टार्ट होती है, जैसे कि फ्यूल कंजप्शन स्टार्ट होती है। फ्यूल की वजह से हमारे पास सबसे पहले नंबर पे तो हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे इंजन को रन करती है। अब ये हीट एनर्जी कन्वर्ट करती है काइनेटिक में, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मैकेनिकल प्रोसेस शुरू करती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह यही हीट एनर्जी जो है वो आपको साउंड एनर्जी भी देती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देती है आपके अप्लायंसेस को इस्तेमाल करने के लिए। तो टोटल तौर पर ये 4 किस्म की एनर्जीज आपके पास आती हैं, जो यहाँ से एक मिस है। तो टोटल फिर वर्क डन आपके पास होता है, लेकिन असल वर्क डन जो आपको गाड़ी के चलने के लिए चाहिए था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ कि गाड़ी चले। हमें उसकी साउंड भी नहीं चाहिए थी, हमें बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत हीट और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी हमें अपने डिवाइसेस के लिए चाहिए तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नई गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन रही हैं कि वो हीट भी कम डिसिपेट करें और उनका साउंड लेवल भी बिल्कुल जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। यानी मर्सिडीज़ या इस तरह की जो अच्छी क्लास की आपकी कार्स हैं उनकी साउंड्स भी आपको सुनाई नहीं देती कि वो गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं। इतनी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट जो है वो गाड़ियाँ बन रही हैं। स्टूडेंट, लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पावर स्टेशन को, और पावर स्टेशन के अंदर जो हमारे पास चेंजेस आती हैं एनर्जी की वो कुछ इस तरह से हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वाटर के अंदर होती है। जैसे ही हम वाटर को फ्लो करवाना शुरू करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जाकर आपकी टरबाइन को हिट करती है, तो जैसे ही टरबाइन मूव करना शुरू कर देती है कॉन्टीन्यूसली तो वो वर्क डन शुरू हो जाता है हमारे पास। लेकिन ये वर्क डन जब शुरू होता है, जब टरबाइन मूव करना शुरू करती है तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है और हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से, और साउंड जो है वो नॉइज़ की मूवमेंट की वजह से पार्टिकल की। और टोटल तौर पर फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 आउटपुट्स। लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमें क्या चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ ये। इसका मतलब कि यहाँ पर भी ये 2 एक्स्ट्रा हैं। तो इसी तरह से हमेशा आपकी डिवाइसेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो इस तरह के प्रोसेस के अंदर वर्किंग करती हैं।
तो स्टूडेंट ये था आज का हमारे पास टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि इंटर कन्वर्जन किस तरह से है, कि कौन सी एनर्जी किसके अंदर किस किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है। फर्दर इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग अपने कुछ मेजर सोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं क्या क्या, किस किस टाइप के हैं, कुछ रीन्यूएबल्स होते हैं, कुछ नॉन रीन्यूएबल्स होते हैं। इन तमाम के तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।